Hi friends, in the continuation of that particular chapter where we were discussing the Indian national movement, I am going to pin you to the foundation of the Congress, the myth and the reality chapters of this particular book, that is India's Struggle for Independence by Bipin Chandra. It's a very voluminous book. I know that if you have been following the previous lectures, you are already aware of the fact that what is that book and why are we discussing it, because we need to understand the context of the episodes that happened. And if you notice the UPSC syllabus, you will find that in that syllabus, it has particularly mentioned the historical underpinnings, events, you can say episodes, as well as the personalities of the modern history of the India's freedom struggle. We need to understand that, in which the foundation of the Indian National Congress is one of the very, very unique episodes that will ultimately going to define, or that would have defined, the nature of the Indian national movement. Also, a chapter that precedes the formation of Indian National Foundation of the Indian National Congress is the struggle that happened in 1857, in which how the masses participated, what was the peasant movement, what all were the peasant movements. जैसे कि आप मुंडा रिबेलियन के बारे में, कोल रिबेलियन के बारे में पढ़ते हो, फिर उसके पहले आप दूसरे दूसरे जो लीडर्स थे, जो उस समय के लीडर्स ना कह के शासक कह ले, रूलर कह ले, उनके जो रिवोल्ट्स हैं, जैसे कि जिसमें आप नाना साहेब जो है कानपुर के, उनके बारे में पढ़ेंगे। झांसी की रानी है, फ्रॉम झांसी, लक्ष्मीबाई, उनके बारे में आप पढ़ते हो। आप हजरत महल के बारे में पढ़ते हो। तो और किस तरीके से जो सिपॉय म्यूटिनी है मीरठ की, वो रेड फोर्ट की तरफ चले जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना एक एबल लीडर घोषित कर देते हैं, और किस वजह से, क्या कारण थे कि बहादुर शाह जफर जो थे, उन पीजेंट्स का, उन सिपॉयज का, उन लोगों का समर्थन नहीं कर पाते हैं। वो एक इंटायरली एक डिफरेंट एपिसोड है, जिसके बारे में हमें ब्रीफ में हम डिस्क्राइब करके उसको खत्म नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है। इसलिए हम डायरेक्टली मॉडर्न एपिसोड्स पे आ जाते हैं, जो कि 1857 के बियॉन्ड, मतलब कि आप समझिए, जब आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप 1857 से 1900 का एपिसोड पढ़ते हो, फिर आप 1900 से लेके 1915 तक एपिसोड पढ़ते हो, फिर 1915 के बाद आप फर्दर बढ़ते हो, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इस तरफ बढ़ते हो। तो वो एपिसोड्स में हम जहाँ पे अभी करेंटली जिस फेज में है, वहां हम समझ लीजिए कि 1900 से लेके 1920 वाले फेज में है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब वो 1885 में बनती है से लेके 1915 गांधी जी आते हैं, तब तक क्या चल रहा था। तो फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस के बीच में एक मिथ है और एक रियलिटी है। एक मिथ और रियलिटी बेसिकली दो थियरीज हैं, जिसको हिस्टोरियन ने अपने पर्सपेक्टिव में बांटा है इन तरीके से। मिथ कहता है सेफ्टी वॉल्व थियरी है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एओ ह्यूम ने बनाया था, जो कि होम रूल मूवमेंट का हिस्सा थे, और वो भी अंग्रेज थे, और वो कहीं ना कहीं एक साजिश थी एओ ह्यूम की, कि वो इंडिया के जो इग्नाइटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो वो देश के आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, जो सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, उन लोगों को क्यों ना बुला के एक जगह पे बिठाया जाए और जाना जाए कि वो कैसे आज सोचते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स को एक रास्ता पता चले, उनका अगला स्टेप पता चले, और उनको किस तरीके से ठंडा करना है ये पता चले। तो इसका बेसिक काउंटर पॉइंट अगर बात करें, काउंटर पॉइंट इस थियरी का ये है कि अगर अंग्रेजों को ये जान के कि उनका अगला कदम क्या है और उनकी आवाजों को दबाना था, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो मेजर्स लेते और वॉयलेंटली सप्रेस नहीं करते। पर वॉयलेंट सप्रेशन तो होना ही था, क्योंकि इंडिया में भी जो एग्रेशन हुआ, जो एक्टिविज्म हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, वो अपने आप समय समय पे देखा जाता है कि वॉयलेंट टर्न कर जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट में इतना वेट नहीं है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में तो और भी कम वेट है। लेकिन समझते हैं कि इस किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो दिसंबर 1885 में 72 पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो था वो इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश में लगा हुआ था, ऑल इंडिया स्केल पे। अब जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है वो ये कहती है कि जो जब मिथ इट ऑथर उसको मिथ कहता है बट डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पॉपुलर बिलीफ ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस मिथ हैज लिटिल बेसिस इन हिस्टोरिकल फैक्ट। The myth is that the Indian National Congress was started by A.O. Hume and others under the official direction, guidance, and advice of no less a person than Lord Dufferin, who was the Viceroy, to provide a safe, mild, peaceful, and constitutional outlet, or you can say a safety valve for the
rising discontent among the masses, which was inevitably leading towards a popular and violent revolution. Now, in this statement, there are two things. First, that the formation of the Indian National Congress is termed as myth. Second, the author tries to tell you, the historian tries to tell you over here that the Britishers were realizing that the nationalist sentiment is growing among them. Now, the fact of that matter is it was formed by 72 political workers, A.O. Hume, December 1885. Lord Dufferin was the viceroy. Now, what are the points? What are the points? So he tells you, he goes on to tell you that the core of the myth that a violent revolution was on the cards at the time and was avoided only by the foundations of the Congress is accepted by most writers. The liberals welcome it. The radicals use it to prove that the Congress has always been compromising, if not loyalist, towards imperialism. The extreme right use it to show that the Congress has been anti national from the beginning. All of them agree that the manner of its birth affected the basic character and future work of the Congress in a crucial manner. Now, this is where the myth gets its weight. The myth does not remain a myth, rather, becomes a strong political and ideological force. It also tells you there was a newspaper by Lala Lajpat Rai, Young India, in 1916, who used that safety valve theory to attack the early nationalists in the Congress. And whoever were the followers of Lala Lajpat Rai in the consecutive years actually still rely or believe on the safety valve theory. Now, there was another quarter century later, R. Palm Dutt's authoritative work, India Today, made the myth of the safety valve a staple of left wing opinion. Emphasizing the myth, Dutt wrote that the Congress was brought into existence through direct governmental initiative and guidance and through a plan secretly prearranged with the Viceroy so that it could use it as an intended weapon for safeguarding British rule against the rising forces of popular unrest and anti-British feeling. It was an attempt to defeat or rather forestall an impending revolution. All right. Now, the two-fold character as an institution which was created by the government and yet became the organizer of the anti-imperialist movement ran right through its history. It both fought and collaborated with imperialism. On the one hand, the stand of cooperation with imperialism against the menace of the mass movement. On the other hand, the stand of leadership of the masses in the national struggle. This duality of the Congress leadership from Gokhale to Gandhi said that, in fact, reflected the twofold and vacillating character of the Indian bourgeoisie itself. All right. The culmination of this dual role was its final capitulation with the Mountbatten settlement, or you can say the partition of India. Now, this theory was also supported by M.S. Govalkar, the RSS chief in 1939, who used in the safety valve theory in attacking the Congress for its secularism and therefore promoting anti-nationalism. Also, you see, the liberals C.F. Andrews and Girija Mukherjee fully accepted the safety valve theory in their work, The Rise and Growth of the Congress in India, published in 1938. They were happy with it because it helped avoid useless bloodshed. Before, as well as after 1947, tens of scholars and hundreds of popular writers have repeated some version of these points of view. Now, what is the historical proof about this safety valve theory? Do we have any proof? Are we able to conclusively reach to this that it was premeditated effort of the viceroy as well as the administrators? Do we have any historical evidence? Is it supported by historical evidence? The point of the matter is that we cannot ever come to know. The historian itself has criticized this theory. The historian goes on to tell you that no, it was not a safety valve theory, rather it was a lightning conductor that mobilized the masses, and that Britishers could not anticipate that इस तरह की आवाज, इस तरह का आंदोलन बन जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में. लेकिन हम कभी सच तक नहीं पहुंच सकते. पर ये एक जो इंपॉर्टेंट स्टैंड चल रहा है डिस्कशन में, ये आपको आपके मेंस एग्जामिनेशन में जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हेल्प करेगा कि क्या वाकई में ये सेफ्टी वॉल्व था. आप इस पे फर्दर प्रोब कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि वो क्या हिस्टोरिकल प्रूफ है इसका. तो अब इसमें ऑथर ने कहा है कि जो हिस्टोरिकल प्रूफ है जिस पे लोग रिलाई करते हैं वो 7 वॉल्यूम्स ऑफ सीक्रेट पेपर्स हैं जो कि ह्यूम ने शिमला में पढ़े थे इन द समर ऑफ 1878.
and which convinced him of the existence of seething discontent and vast conspiracy among the lower classes to violently overthrow the British rule. Before we unravel the mystery of the seven volumes, let us briefly trace the history of its rise and growth. It was first mentioned in William Wedenberg's biography of A.O. Hume, published in 1930. Now, from a foreign source of 1930, there was some source that tells you that A.O. Hume ने कुछ ऐसे secret volumes पढ़े थे. वो secret volumes पढ़ने के बाद A.O. Hume लॉर्ड डफरिन के पास जाते हैं, उनको बताते हैं और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की जाती है. अब ये तो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसको कि अभी तक हेराल्ड किया जाता है उसके मूवमेंट के लिए, उस पे ये सवाल उठाता है. हालांकि ये एक जो इम्पोर्टेंट स्टैंड है, ये आपको काफी डेप्थ में बताया है इसमें, जिसमें कि गुरु चेला और वेडनबर्ग को क्या लगा, किस तरीके से एक ऋषि मुनि थे, उनको ऐसा फील हुआ. ये सब पूरे कहानी, पूरा एपिसोड है जिसको कि हम यहाँ पे एट लेंथ डिस्कस नहीं करेंगे. हम समय हमारे पास कम है, लिमिटेड टाइम है. अब इन मैटर्स पे हमें रिसर्च नहीं करना है क्योंकि ये फिर हमारी आइडियोलॉजी पे जो है इफेक्ट डालेगा. तो ये डेफिनेटली हम बाद में कर सकते हैं. अब आगे आगे बताता है ये कि जो ब्लैवेट्स्काय हैं वो 1881 में Hume came under the spell of Madame Blavatsky, who claimed to be in touch with these gurus, who were described by her as Mahatmas. These Mahatmas lived as part of secret brotherhood in Tibet, but they could contact or correspond with persons anywhere in the world because of their occult powers. Now again, I'm going to turn the pages. All right.